हेलो बच्चों, एडगेट अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 में आपका स्वागत है। मैथ की बुक है। आज हम कंप्लीट करेंगे अध्याय 13 आलेखों से परिचय। आपने देखा होगा दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आलेखों का उपयोग करते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर दंड आलेख है, वृत्त आलेख है या चित्र है। आंकड़ों को ग्राफीय रूप में निरूपण कैसे करते हैं यहाँ पर बताया गया है। रेखा आलेख समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया जो आलेख है एक प्रकार का आलेख है। यहाँ पर समय दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तापमान। जैसे कि 5 बजे जो तापमान होता है वो कितना है 4 अंश, और 6 पर कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2 से मतलब 3 आ जाता है। 7 पर ये दर्शाया गया है, 8 पर ये तापमान दर्शाया गया और 9 पर दर्शाया गया आपका ये सेम मतलब 7 ही दर्शाया गया। 10 पर कितना तापमान दर्शाया गया, ये दर्शाया गया 8 अंश डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार तापमान को दर्शाया जाता है अर्थात आलेख में। आगे दिए गए जो था जैसे कि यहाँ पर तापमान विभिन्न प्रकार के दिए गए हैं। वर्गीकृत जो कागज होता है किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो निर्देशांक है निर्देशांकों की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को हमें कागज पर दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, जो अक्ष होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक्स निर्देशांक होता है और वाई निर्देशांक होता है। सामान्यतः जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज मतलब जो सपाट होता है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। जो एक्स अक्ष के निर्देशांक और ऊर्ध्वाधर जो होता है खड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, या तल पर वाई निर्देशांक दिए जाते हैं। एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात एक्स ए है एक्स अक्ष, ए है वाई अक्ष, जब जहां पर मिलते हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाती है। कौन सा मूल बिंदु कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। जहां पर दोनों अक्ष मिलते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक, यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे दिया है जो स्वतंत्र चर होते हैं जो प्रभावित होता है वह आश्रित चर ऐसी राशियों के संबंध को हम आलेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने रेखीय समीकरणों को हल करना सीख लिया, इसके आधार पर x के विभिन्न मानों को y के विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे y बराबर 3x है तो x बराबर क्या रखेंगे 0, y बराबर 3 दिया, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, 1 का जब हम गुणा करेंगे y में 3 में तो यहाँ पर 3 होगा। x बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो y बराबर क्या होता है 3 गुणित 2 बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर यदि 3 रखा जाता है तो y में क्या होता है 3 गुणित 3 बराबर 9 हो जाएगा। यदि इसी प्रकार यदि हम 4 रखते हैं x बराबर तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणित 4 मतलब 12 हो जाएगा। एक्स अक्ष जो होते हैं एक्स अक्षों पर निम्नलिखित रूप से सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक्स बराबर यदि एक्स यहाँ है तो वाई बराबर होगा 3x। ठीक, इस प्रकार हम 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है इसका मान तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, 2 है यदि x का मान तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको मान को पुट करके आंसर निकालते हैं। आगे लिखा है अब इन 5 बिंदुओं को निर्देशांक में लिखते हैं। जैसे कि बिंदु है इनको निर्देशांक के रूप में इसमें व्यक्त करना है। जैसे दोनों पक्ष दोनों अक्षों के उपयुक्त पैमाने चुनते हैं। जैसे एक्स अक्ष है, ए हो गया आपका एक्स अक्ष, ए वाला यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो जाएगा एक्स अक्ष और जे वाला हो जाएगा वाई अक्ष। यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्गीकृत करना है कागजों पर। तो हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ से जीरो से इस ए एक्स अक्ष जीरो से शुरू होता है। यहाँ पर देखते हैं एक नंबर पर जाता है तो यहाँ पर कितना होता है 3 पर। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 6 पर जाता है ये 2 वाला, और 3 पर जाते हैं तो 3 वाला कहाँ पर जाता है 9 पर जाता है, 3 9 हो जाता है। और इसी प्रकार को 4 में जाते हैं तो 4 कहाँ है यहाँ पर, 4 3 12 यहाँ पर ए वाई अक्ष पर 12 पे पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं, निर्देशांकों को क्या करते हैं दर्शाते हैं एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक पर। आगे हम इसमें दिए गए हम क्वेश्चन के हम बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न है, जो प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प के उत्तर चुनना है। जैसे कि यहाँ पर बिंदु a बराबर 0 है, b बराबर 0 2 है, और c बराबर क्या दिया है 2 और 2 दिया है, तो d बराबर क्या दिया है 2 0 दिया है। तो यहाँ पर एक प्रकार की आकृति बनेगी जिसे आयत कहेंगे। यहाँ पर जगह कम है नहीं तो हम ग्राफ बना के उसको आयत बनाकर दिखा देते हैं आपको निर्देशांकों के माध्यम से। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं। हम जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है रेखा आलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखा आलेख। सी का आंसर तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और सेकंड वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक बिंदु में एक्स निर्देशांक 7 है, वाई निर्देशांक 5 है, तो उस निर्देशांक का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 तथा 5 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। एक्स अक्ष का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है एक्स और वाई के बीच में 2 है, और यहाँ पर दिया है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। एक वर्गांकित कागज पर बिंदु 3 और 5 अंकित किए गए हैं। क्या यह बिंदु क्या यह वही बिंदु है जो 5 और 3 को दर्शाता है? नहीं, 3 और 5 और 5 और 3 अलग अलग बिंदु दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। नीचे दिए गए एक गांव को मानचित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्कूल की स्थिति को निर्देशांक P तथा F, ये हो जाएगा आपका P तथा F निर्देशांक के रूप में X तथा Y के रूप में दर्शाया गया। यहाँ पर निर्देशांक RD के बारे में देख लेते। A है R, यहाँ पर है D। ये RD का यहाँ पर स्थिति के रूप में निरूपित करना। RD है एक प्रकार का बाजार है। R और D क्या है? R यहाँ पर और D यहाँ पर है। ये एक प्रकार क्या है? बाजार है। T और D की बात करें, T यहाँ पर है और D यहाँ पर है, तो ये क्या है? ये आंगनबाड़ी है। तालाब की स्थिति को निर्देशित करने वाले निर्देशांक के बारे में देखना है। निरूपित कौन कर रहा है? जो तालाब को देखना। तालाब कहाँ पर है? तालाब है यहाँ पर, तो ए हो जाएगा आपका तालाब ए। तालाब के लिए क्या है? ओ है, ओ जे रहा और एफ ही रहा, तो तालाब हो जाएगा आपका ओ एफ। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ ई हो जाएगा, सॉरी, ए ओ है, ए ई है। तालाब के लिए कौन सा निर्देशांक है? ए है आपका ओ ई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पंचायत भवन की स्थिति को निरूपित करने वाले देख लें। पंचायत भवन कहाँ दिख रहा है? पंचायत भवन दिख रहा है आपको यहाँ पर। एस हो जाएगा और ए हो जाएगा। एस ए क्या करेगा? आपको पंचायत भवन को निर्देशित करेगा। पंचायत भवन को निर्देशित करने के लिए कौन है? एस ए है, एस ए, ये है एस, ए है ए, ये पंचायत भवन को निर्देशित करेगा। आर डी की बात देख लें। आर ए है और डी ए है, तो ये क्या करेगा? बाजार को टी कहाँ पर? टी ए है और डी यहाँ पर। टी डी के इसको व्यक्त करेगा, निरूपित करेगा आंगनबाड़ी को। ठीक, ओ ई की बात करें, ओ और ई, ए किसको व्यक्त करेगा? ये करेगा तालाब को। यहाँ पर पूरा चित्र नहीं आ रहा है, ये रहा चित्र। ठीक, फिर से एक बार और देख लें। आर डी बाजार, मतलब ए रहा आर, ए रहा डी बाजार। टी डी, ए रहा आपका टी, ए रहा डी, आपका क्या हो जाएगा? आंगनबाड़ी। अब ओ ई, ओ ए है, ए है, ये हो जाएगा तालाब। एस 5 एस ए है, एस ए है और ए है, तो ये हो जाएगा पंचायत। ठीक, यहाँ पर ए निर्देशांक होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए तथा देखिए कि क्या वे एक ही सरल रेखा में है। सरल रेखा को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार सरल रेखा में व्यक्त कर सकते हैं। 1 से 2, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। इस सरल रेखा में 2 से 4, 2 दिया है यहाँ पर और 4 दिया है यहाँ पर, तो इस प्रकार इस बिंदु पर आएगा। 3 और 6, 3 यहाँ पर दिया हुआ है और 6 यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं 4 8, 4 यहाँ पर दिया हुआ है और 8 यहाँ पर दिया हुआ है। निर्देशांक कंप्लीट होता है। इसको रेखा के रूप में भी इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 1 0 ये हो जाए सेकंड वाला। 8 0 8 0 यहाँ पर दिया हुआ। 6 0 6 0 कहाँ पर दिया हुआ? ए है 6, ए है यहाँ पर 0। ठीक, फिर एक ही रेखा पर आएगा, सरल रेखा में आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 8 0 हो जाएगा। 4 0 ये दिया है और 1 0 यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका को राशियों के रूप में रेखालेख बनाना है। एक कॉपियों की संख्या दी हुई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और मूल्य क्या है? एक कॉपी का मूल्य 15, 2 का है 30, 3 का है 45, 4 का है 60 और 5 का है कितना? 75, 6 का कितना है? 90। तो इसको हमें दंडारेख में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखना है, हमने यहाँ पर लिख दी कॉपियों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एक का मूल्य कितना है? एक कॉपी का मूल्य 15। 2 कॉपी का मूल्य कितना है? 30, तो यहाँ पर व्यक्त कर देंगे। 3 कॉपी का कितना है? 45, तो इसको इस बिंदु पर व्यक्त कर देंगे। 4 का कितना है? 4 का है 60, तो इसको यहाँ पर व्यक्त कर देंगे क्योंकि एक कॉपी का 15, तो 15 चौको 60। तो 5 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 75 हो जाएगा। 6 का हो जाएगा 6 90। इस प्रकार इनको हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। एक वर्ग की भुजा दी है और इसका परिमाप है। वर्ग की भुजा ये है, तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? 4a होता है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 2, 4 गुणे 2 बराबर कितना परिमाप हो जाएगा? 8। अब इसका क्या है? तो यहाँ पर करेंगे 4 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर इसको वो 4 गुणे यानी कि 3.4 में क्या करेंगे? 4 को गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा। 5 में इसमें 4 गुणा कर देंगे 20। यहाँ पर 6 में 4 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24। ठीक, इस प्रकार इसको रेखांकित कर सकते हैं। क्या यह रेखालेख है? यहाँ पर हमने देखा है ये 0 होगा। 0 बिंदु से यहाँ पर हम उसको व्यक्त करते कहाँ तक व्यक्त करना? 24 तक। तो हमने यहाँ पर 24 तक व्यक्त कर दिया। कहाँ से शुरू होकर 0 से 6 तक लिया है। तो यहाँ पर हमें देखना है 2 से 8, 2 यहाँ पर है 8 यहाँ पर, इसको हम निर्देशांक में व्यक्त कर सकते हैं। अब 3 है, 3 पर कितना है? 12 व्यक्त करना। 3 पर ये है और 12 पर यहाँ पर हमें 3 12 का व्यक्त करना है। 3 का परिमाप कितना हो जाएगा? 12। 4 का कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 3 और 4 के बीच में 3.5 है, तो 3.5 का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा? 14। 5 का परिमाप कितना होगा? 20 और 6 का परिमाप कितना होगा? 24 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है?
सप्ताह के प्रत्येक दिन के पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान को दर्शाएगा। जैसे पूर्व अनुमानित तापमान कितना 15 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार का है 25, बुधवार का 22.5 और गुरुवार का 22.5, शुक्रवार का 30 है, शनिवार का 35 है और रविवार का 35 है। वास्तविक तापमान जो है सोमवार का कितना है 17.5 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार का 20 है और बुधवार का कितना है 22.5, गुरुवार का 27.5 है और शुक्रवार का कितना 30 डिग्री सेल्सियस, शनिवार का 32.5 डिग्री सेल्सियस और रविवार का कितना 35 डिग्री सेल्सियस। ये सभी तापमान दिए होंगे। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर आलेख में व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार व्यक्त करेंगे, जैसे कि सोमवार का जो तापमान दिया हुआ है, सोमवार का तापमान कितना है 15, ये है क्या अनुमानित और वास्तविक ये रहा। मंगलवार का क्या है, ये 20 है अनुमानित, नहीं 20 है वास्तविक, तथा यहाँ पर क्या अनुमानित कितना 25 है। बुधवार का ये दोनों बराबर ही है और गुरुवार का क्या है, यहाँ पर ये 20 है और यहाँ पर क्या है 20 22.5 है, क्या हो जाएगा 27.5 हो जाएगा। शुक्रवार के तापमान की बात करें, शुक्रवार का तापमान यहाँ पर कितना है, दोनों समान है। शनिवार के तापमान की बात करें, एक है यहाँ पर 32.5 और एक क्या है यहाँ पर 35 है। और रविवार का क्या है, रविवार का है आपका यहाँ पर क्या, ये वास्तविक वाला दिया हुआ है, यहाँ पर वास्तविक और पूर्वानुमान दोनों समान है। तो इस प्रकार हम इसको दंड आरेख के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये कहलाता है एक्स अक्ष, ये कहलाता है वाई अक्ष, ये कहलाता है मूल बिंदु, जहाँ पर दोनों अक्ष क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, निम्नलिखित आरेख 1 बजे 2, निम्नलिखित आरेख को क्या करना है, अस्पताल में एक रोगी है जो प्रति घंटे लिया गया तापमान बताता है। रोगी का जो तापमान लेता है वो 1 बजे क्या है, रोगी का तापमान 38 डिग्री 38.5 पर कब था। ये सब हम क्वेश्चन का आंसर देना। पहले का क्वेश्चन हो जाएगा, जब रोगी का तापमान 1 बजे लिया गया, तो इसका आंसर कितना था, 1 बजे कहाँ, 1 बजे ये, तो इसका तापमान था 36.5, तो यहाँ पर लिख दिया 36.5। इसका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 36.5 लिया गया है कब, 1 बजे, ये लिया गया 36.5। ठीक है, 36 और 37 के बीच में 36.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लिखा है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस देखते हैं रोगी का तापमान, ये हो जाता है आपका, ये होता है 12 बजे। कितना होता है, 12 बजे हो जाती है। ये है ना, इस बिंदु के नीचे कितना है 12 बजे है, तो 12 कितना हो जाएगा, इसका तापमान हो जाएगा 12 बजे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था, वो समय क्या क्या था, अर्थात दोनों समय एक समान था। 1 बजे यहाँ पर देखने, दोपहर की बात करें, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे, इनका तापमान क्या था, समान था। ये रहा 1 बजे, एक रहा 2 बजे, दोनों का तापमान कितना था, दोनों का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 बजे। क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इसका निष्कर्ष निकालना है। तो 1:30 बजे है, रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, एक निर्माता कंपनी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री के निम्नलिखित तारीफ हैं। वर्ष 2004 में कितनी बिक्री हुई उसको हमें व्यक्त करना। तो वर्ष 2040 में हम यहाँ पर देख लेंगे, 2004 में, 2005 में, 2002 में, 2006 में, इन बिक्रियों का अंतर और 2006 के अंतर अधिक कितना था, इसमें हम देख लेते हैं। ये रहा आरेख, एक साथ नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना। मगर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2002 में कितना था, 2002 का हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 करोड़, कहाँ पर 6 करोड़ है आपका ए वाला, तो ये कब है 2004 का है। अब 10 करोड़ की बात की तो 10 करोड़ कहाँ पर है, 10 करोड़ 2005 में। अब इसने क्या बोला है, सी में अंतर निकालना है, 8 करोड़ किसमें दिया, 8 करोड़ दिया है हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 2006 का कितना है 8 करोड़, 4 करोड़ किसका है, 4 करोड़ है आपका कितना 2004 का। अर्थात हमें 6 और 4 का अंतर निकालना है। तो अर्थात वर्ष 2006 में और वर्ष 2004 में कितना अंतर आया था, ये आया था 4 करोड़। 7 करोड़ देखते हैं, 7 करोड़ किसमें किस वर्ष दिया है, 7 करोड़, ये रहा 7 करोड़। 2003 का 7 करोड़ है और 4 करोड़ किसका था, 4 करोड़ था आपका इसका 2004 का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 करोड़। इनकी हमें समीक्षा करनी थी क्वेश्चन नंबर डी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, एक व्यक्ति है किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में स्थित एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है और विभिन्न समयों में दूरियां उसमें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर हम इसको आलेख को कंप्लीट करना और इसके आंसर दिए हुए हैं। जैसे कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाने का प्रयोग किया गया, ये है एक्स अक्ष, इस पर समय दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया 4 इकाई, मतलब प्रत्येक घंटे का उपयोग किया गया, 1 2 3 4, मतलब 4 इकाई का उपयोग किया गया घंटे को दर्शाने के लिए। ठीक, उस क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, उसने पूरी यात्रा के लिए जो समय लिया वो लिया है 3.5 घंटे। कितना समय लिया है, 3.5 घंटे, क्योंकि यहाँ तक आया है। यहाँ से शुरू हुआ 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा, यहाँ पर कंप्लीट हो गई उसकी यात्रा। तो यहाँ पर 3.5 घंटे उसने क्या किए, यूज़ किए हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, व्यापारी के स्थान की और नगर की दूरी पर, व्यापारी का जो स्थान था, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, व्यापारी ये कितनी 22 किलोमीटर। यहाँ से हम देखते हैं नगर तक की दूरी, ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है, तो इसकी दूरी कितनी हुई है
22 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी का आंसर होगा 22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है, क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका है, विवरण दीजिए। व्यक्ति रास्ते में यदि कहीं रुका है तो उसका विवरण देना है। हाँ, व्यक्ति प्रातः 10 बजे है, जो प्रातः 10 बजे यहाँ पर आ जाता है, ये क्या करता है, रुकता है, फिर यहाँ पर रुक के फिर वही उसकी दूरी रहती है, यानी कि 10 बजे से 10:30 बजे तक क्या करता है, व्यापारी यहाँ पर रुकता है। उसके बाद नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर फिर रुका था, क्या था, अर्थात नगर से वो 16 किलोमीटर की दूरी पर रुका था। यहाँ पर हमें देखना है इस आलेख में कहाँ पर है, ये 16 किलोमीटर, यहाँ पर वह क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पर रुका था, आधा घंटे। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। सबसे अधिक चाल है जो प्रातः 8 से 9 के बीच थी। जो प्रातः 8 से 9 के बीच में कितनी दूरी चला, उसने करीब 11 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की थी। ये इसका आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है वो इसको हम थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर दी गई तीलियों को निम्न पैटर्न के द्वारा देखना है। कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न जारी रहता है, 7 पैटर्नों में तीलियों की संख्या क्या हो जाए। जैसे पैटर्न एक में कितनी है, 3 तीलियां हैं, 2 में कितनी है, 5 होंगी, 3 में कितनी है, 7 है, और 4 में कितनी है, ये 4 में हो जाएंगी 9, 5 में हो जाएंगी 11, और 6 में हो जाएंगी 13, और 7 में हो जाएंगी 15। यही पैटर्न के आधार पर यहाँ पर तीलियों को विवरण दिया हुआ है। थोड़ा अभी ये नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर पाई चार्ट में देख लेते हैं। पाई चार्ट, ये रहा पाई, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा कम जूम कर देते, यहाँ पर पूरा तालिका में आना चाहिए। हाँ, अब दिख रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है निम्न पैटर्न संख्याओं की क्षैतिज और तीलियों की संख्याओं को ऊर्ध्वाधर अक्ष में यहाँ पर दिया गया है। ये आपकी क्षैतिज हो जाएगा पैटर्न, ये हो जाएगी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो एक पर देखते हैं, एक पर कितनी हो जाएगी, 3 तीलियां हैं, 2 पर कितनी है, 5 तीलियां हैं, और 3 पर देखते हैं, 3 पर कितनी है, 7 तीलियां हैं, 4 पर कितनी हो जाएंगी, 4 पर हो जाएंगी आपकी कितनी, 9 तीलियां हो जाएंगी, 5 पर हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 5 पर 11 तीलियां, और 6 पर हो जाएंगी 13, और 7 पर हो जाएंगी 15। इस प्रकार आपका यहाँ पर चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की मैथ भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे इसी के बाद हम करेंगे साइंस को भी आप पूर्ण रूप से सहयोग करें और देखेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।